हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी के लिए ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का आपका ये पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का होगा, जिसमें हम लोग आज महत्वपूर्ण 30 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा जो फरवरी में होने वाली है उसके लिए ये आपका एक रामबाण वीडियो होगा। दोस्तों, बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लेकर के इस वीडियो में आप सभी के सामने आया हूं। आप खुद ही देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट्स, अर्थात पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करिए। उसके तने का जो है मुख्य कार्य क्या है। ए कह रहा है कि टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। बी टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, पौधे को शक्ति और सहारा देना। सी कह रहा था कि टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। यहाँ दोस्तों ये कह रहा था कि पौधे के मुख्य जो कार्य हैं उसमें कौन सा जो है आपका मुख्य कार्य होगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली बी एंड सी, बी एंड सी। बट क्यों होगा, ध्यान से समझिएगा क्यों होगा ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों देखिए, पौधे को सहारा देना, पौधे को सहारा देना यानी उसकी जो तना है, उसकी स्टीम, उसकी तना जो इसकी स्टीम है, तना जो है उसका स्टीम, वो पौधे की रीढ़ की तरह काम करता है और यह शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है यही तना, और उन्हें सीधा रखता है। साथ ही साथ सी जो है, जल और खनिज का जो संवहन होता है, तने के अंदर जो है एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, बॉटनी में वनस्पति विज्ञान में आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम। तो तने के अंदर जाइलम और फ्लोएम नामक एक उत्तक होते हैं। तना जड़ों द्वारा सूखे गए पानी और खनिजों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है, इसलिए आपका बी और सी सही होगा। बट ए क्यों गलत होगा, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना क्यों गलत होगा, क्योंकि भोजन का उत्पादन जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, जो मुख्य रूप से पत्तियों का कार्य है, तने का काम नहीं होता है। हालांकि कुछ हरे तने होते हैं या काम करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते हैं, इसलिए आपका बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के तने के बारे में मुख्य बातें। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी इफेक्टिव इन ट्रांजैक्शन ऑफ ईवीएस, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं। ए चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक एंड टॉक विधि। बी लेक्चरर मेथड, व्याख्यान विधि। सी रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वहन। डी स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनना। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी एंड डी, भूमिका निर्वहन और कहानी सुनना। बट क्यों होगा दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए, भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले जो विधि है, इसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे कि उनकी सामाजिक कौशल और सहानुभूति का उनके अंदर विकास होता है। डी स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनने में क्या होता है कि कहानी सुनना बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और वे अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को अपने परिवेश से जोड़ पाते हैं, अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाते हैं। ए और बी क्यों प्रभावी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, चॉक एवं टॉक और व्याख्यान विधि, लेक्चरर मेथड, यह शिक्षक केंद्रित होती है, जिसमें कि बच्चा निष्क्रिय रहता है, और प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो है इन्वायरमेंटल स्टडी वो करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है, इसलिए ए और बी आपका गलत हो जाएगा, सी और डी आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सी और डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा था कि एन ईवीएस टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट ए पोएम डिस्क्राइबिंग देयर मदर, पम्मी रीड हर पोएम, माई मदर इज स्वीट लाइक शुगर एंड हनी।
सम स्टूडेंट्स डोंट नो द मीनिंग ऑफ शुगर एंड हनी, व्हाट विल यू डू इफ यू आर पम्मी टीचर। अर्थात एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में अर्थ बताएं। टू टेल स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ शुगर एंड हनी इन लोकल लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पे जो है, जो पम्मी कह रही है अपनी मम्मी के बारे में, यहाँ जो है एक तरीके की बातों जो बता रही है पम्मी कि रीड हर पोयम, एक पोयम पढ़ रही है कि माई मदर इज स्वीट लाइक शुगर एंड हनी, मेरी मम्मी जो है वो चीनी और मधु की तरह बहुत स्वीट हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस शुगर और हनी को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ये है कि बच्चे जो भावनात्मक रूप से उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको अपनी स्थानीय भाषा में अर्थ बताना सबसे बेहतर होगा कि उनको जो है शुगर और हनी का मतलब कि चीनी और शहद नहीं है, बल्कि उनकी वो बच्ची की अपनी माँ के प्रति वो एक प्रेम और स्नेह है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चौथा क्वेश्चन कह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ईबीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल इज टू। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता क्या होगी। तो यहां आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता होगी, वो होगी आपका डेवलप सोशियो इमोशनल स्किल्स लर्नर। डेवलप सोशियो इमोशनल स्किल्स लर्नर। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास करना। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान रटाना नहीं होता है। एक अच्छी पाठ्यचर्या बच्चे का समग्र विकास करती है। इसमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग और पर्यावरण के प्रति सम्मान यानी कि सामाजिक भावनात्मक कौशल शामिल होता है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो आपका उत्पाद बनाने की व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं। सेकंड ऑप्शन में जो है वह केवल ज्ञान अर्जन के बारे में बताया जा रहा है, और चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि केवल नौकरी या आजीविका के लिए जो है प्राथमिक स्तर के मुख्य उद्देश्य नहीं होते हैं आजीविका कमाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन ईवीएस ग्रुप डिस्कशन शुड बी कंडक्टेड, दिस क्रिएट्स मीनिंगफुल नॉलेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस फैक्ट। पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो यहां दोस्तों इस 5 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, थॉट एंड एक्सपीरियंस आर शेयर्ड विद द अदर। विचार और अनुभव साझा करना। क्योंकि यहां समूह चर्चा के रूप में विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा करना, यहाँ पे बच्चे आपस में बातचीत और अंतःक्रिया करके सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं, और समूह चर्चा जो है वो ज्ञान के सह निर्माण का एक सशक्त माध्यम होता है। तो यह जो है आपका एक तरीके से लेव वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत दिया था उस पर आधारित है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपका विचार और अनुभव को साझा करना बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न कह रहा है कि किसी पर्यटक ने नीचे दिए गए के अनुसार वर्णन किया है कि मैं एक गांव में हूं, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, घर बांस के खंभों पर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यह गांव कहाँ का होना चाहिए? देखिए ये आपके जो घर हैं वह जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचा जो है एक बांस की बल्ली पे घर बनाया जाता है, और भारी बारिश के कारण। तो यह जो है यहाँ पे कह रहा था कि एक टूरिस्ट है जो रिपोर्ट कर रहा है कि आई एम इन ए विलेज, हैवी रेन इज कॉमन फीचर, यानी कि यहाँ पे भारी वर्षा जो है वो कॉमन फीचर है। हैव मेड देयर हाउस ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above the ground and bamboo pillar, the inner inside are also made of wood। अंदर जो घास का बना होता है।
द विलेज मस्ट बी इन। ये गांव कहाँ का हो सकता है मेरे मित्रों? यह जो गांव है यह असम का गांव होगा, आसाम का। क्यों? क्योंकि भौगोलिक कारण है। असम में बहुत भारी बारिश होती है जिससे कि बाढ़ आने का खतरा हमेशा रहता है। इसलिए वहां के लोग अपने घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं ताकि पानी घर के अंदर न आ सके। और घरों की जो छतें होती हैं वह ढालू बनाई जाती हैं कि सारा जो पानी है वो बह करके नीचे चला जाए। और दीवारें जो है वो फर्श लकड़ी के बने होते हैं। तो ये जो घर होते हैं वो कहाँ के होते हैं? आसाम में ऐसे घर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कि इट इज ए सोशल कंसर्न दैट सीवेज इन मैनी सिटीज इन इंडिया इज स्टिल। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी कैसे साफ होते हैं? तो ये साफ होते हैं आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लीन बाय ए मैनुअल स्कैवेंजर, यानी कि मैला ढोने वालों के हाथों के द्वारा सफाई होती है। क्योंकि यह प्रश्न जो है एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को उठाता है। हालांकि कानूनन जो है वो हाथ से मैला ढोना प्रतिबंधित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत के कई शहरों में अभी भी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मशीनों के बजाय इंसानों के द्वारा की जाती है। और ईबीएस में इसका उद्देश्य बच्चों को सामाजिक असमानताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था कि पोचमपल्ली इज द नेम ऑफ। पोचमपल्ली जो है जो नाम है वो कहाँ का है? तो यहाँ दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति नमूने होते हैं। साड़ी विद द ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक पैटर्न्स ऑफ डाइंग। क्योंकि पोचमपल्ली जो है यह तेलंगाना का, कहाँ का है? तेलंगाना का एक कस्बा है जो कि पहले आंध्र प्रदेश में था। और यह जो है कस्बा पोचमपल्ली अपनी विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इकत कहते हैं। इकत, IKAT, इकत। यहाँ की साड़ियों पर जो है खास ज्यामिति डिजाइन होते हैं जो रंगे हुए धागों से बुने जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9, नवा क्वेश्चन कर रहा था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कर रहा था कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए वहीदा प्रिज्म के बारे में। यानी कि वहीदा प्रिज्म के बारे में बता रही है। कह रहा था कि इसमें ए कह रहा था कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा जो है प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। बी कह रहा है कि वाहिदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से है और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। सी कह रहा था कि वाहिदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली थी। और डी कह रहा था कि वाहिदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर हैं और रोगियों को दवा देती हैं। तो सही कथन जो है इसमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और सी। डी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपका जो प्रश्न लिया गया है ना, ये एनसीईआरटी का जब बुक पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी का ये कक्षा क्लास 4 का, कक्षा 4 का ये एक फौजी वहीदा जो है उस चैप्टर में उनका ये उन्हीं से क्वेश्चन लिया गया है। और इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में ए सही है क्योंकि वह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। और बी भी सही है क्योंकि वह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थनामांडी गांव से हैं, तो ये भी सही है। और सी सही है क्योंकि वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। लेकिन डी गलत होगा। क्यों? क्योंकि वह केवल दवा नहीं देती हैं बल्कि मेडिकल ऑफिसर के रूप में जहाज पर सफाई, चूहों की रोकथाम और पूरी मेडिकल इमरजेंसी की जिम्मेदारी संभालती हैं। तो जब आप एनसीईआरटी कक्षा 4 का ये पुस्तक पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वन यूज फॉर ट्रेवलिंग टू स्पेस। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, रॉकेट।
क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी को पार करना पड़ता है, तब जाके आप अंतरिक्ष में जा पाएंगे, जिसके लिए कि अत्यधिक शक्ति और गति की आवश्यकता होती है, और यह एकमात्र कार्य जो है रॉकेट के द्वारा ही किया जाता है। सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट उपग्रह जो है खुद एक यात्री नहीं ले जाता है, वह मशीन है। सैटेलाइट क्या है? एक मशीन है, तो वो यात्रियों को लेकर नहीं जा पाएगा। और हवाई जहाज क्या है? हवाई जहाज, एयरप्लेन जो है वो अंतरिक्ष में नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां हवा नहीं है। और उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड क्या है? एक चट्टान है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी रॉकेट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था कि पीपुल फ्रॉम विलेज माइग्रेट्स टू सिटीज एंड टाउन। लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, क्यों? तो क्यों होते हैं? तो ये होते हैं आपका फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। क्योंकि पलायन, प्रवास जो है, माइग्रेशन, गांव से शहर की ओर पलायन का मुख्य कारण है शहरों में आजीविका यानी कि नौकरी के बेहतर साधन और बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की उपलब्धता होती है, जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर करती है इस तरीके की सुविधाएं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन कह रहा था कि वी ऑब्जर्व दैट इन अर्बन एरिया मोस्ट ऑफ द wells which were functional about 40 years ago have dried up. Consider the possible reason. यहां कह रहा था कि हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो होते हैं, जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर आपको चर्चा करनी है। इसमें पहला ये कह रहा था कि नो वन वांट्स टू यूज वेल, यानी कि कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हुई हैं। बी कह रहा था कि लोग विद्युत मोटर के द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। सी कह रहा था कि पेड़ों, कुओं और आपस की जमीन को अब सीमेंट या कोलतार के द्वारा ढक करके वातावरण को साफ बना दिया गया है। और डी कह रहा था कि जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहां नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो सही उत्तर इसमें से आपका क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। बी, सी और डी। क्योंकि मोटर से पानी खींचने पर भूजल स्तर यानी कि वाटर टेबल तेजी से नीचे गिरता है, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ जमीन को सीमेंट से ढक देने पर बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं रिस पाता है, यानी कि रिचार्ज नहीं होता है, ये भी सही है। और डी सही है, क्योंकि तालाब जो है, जो वर्षा जल संचयन करते थे, अब नहीं रहे, जिससे कि भूजल जो है रिचार्ज खत्म हो गया है। और ए इसलिए आपका गलत होगा, क्योंकि टोटियां लगना कुओं के उपयोग बंद होने का कारण है, पर कुआं सूखने का भौतिक कारण नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। बाकी बी, सी और डी सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पंपकिन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रीपर, यानी कि विसर्पी लता। विसर्पी लता ये आपका कद्दू का पौधा है, कोहड़ा जिसको बोलते हैं गांव में। तो ये क्या है? विसर्पी लता बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि कद्दू का तना जो होता है ना, बहुत कमजोर होता है, और फल उसका बहुत भारी होता है। इसका जो तना है ना, ये तना बहुत कमजोर है, इसका फल जो है, ये कोहड़ा बहुत भारी होता है कद्दू। तो यह ऊपर चढ़ने के बजाय क्या होता है? जमीन पर फैलता है कद्दू। जमीन पर फैलने वाले पौधों को हम विसर्पी लता यानी कि क्रीपर कहते हैं। जितने भी पौधे जमीन पर फैल के फल देते हैं, उनको हम विसर्पी लता यानी कि क्रीपर कहते हैं। क्योंकि जबकि जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, तो जो किसी सहारे से जैसे ऊपर चढ़ के फटते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट क्या है? इसको हम क्लाइंबर कहते हैं, आरोही लता, जो ऊपर चढ़ के फटेगा। और जो नीचे फल देता है वो विसर्पी लता होता है, क्रीपर होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था कि द लाइवली डांस फ्रॉम द बुंदेलखंड रीजन इज। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या है? बुंदेलखंड
तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वांग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि यहाँ स्वांग जो है वह बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश हरियाणा क्षेत्र का एक विशेष प्रसिद्ध लोक नाट्य नृत्य रूप है। बाकी मटकी जो है, मटकी मालवा का है। भगोरिया कहाँ का है? मटकी जो ये नृत्य है ये कहाँ का है? मालवा का है। भगोरिया कहाँ का है? भगोरिया जो है ये भीलों का नृत्य, भीलों का जो भील होते हैं जाति के भील, तो भीलों का है। और लावनी जो है कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का ये नृत्य है। बुंदेलखंड में राई नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? एक बुंदेलखंड में राई जो डांस होता है, नृत्य होता है, वो भी बहुत फेमस है वहां पे। तो यहाँ पे स्वांग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वांग जो है वो बुंदेलखंड का एक फुर्तीली नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां 15 कर रहा है कि एट होम चिल्ड्रेन्स आर टोल्ड टू ईट स्लोली एंड च्यू वेल, द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन इज आर। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण कह रहा है कि वे कम खाते हैं, दे ईट लेस। बी, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, देयर टीथ रिमेन सेफ। सी, दे डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग, अर्थात वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं। और डी, देयर फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, अर्थात उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओनली डी, ओनली डी। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक कारण इसके पीछे क्या है? डाइजेशन जो है वो मुंह से शुरू होता है। जब हम धीरे धीरे और अच्छे से चबाते हैं तो भोजन में लार यानी कि एक स्लाइवा बनता है और अच्छी तरीके से वो स्लाइवा लार में मिल जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। अच्छी तरह चबाने से भोजन का जो क्षेत्रफल होता है ना वो भी बढ़ जाता है, जिससे पेट में पाचन आसान हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका देयर फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स विच आर मोस्टली 6 लेन्स आर एबव आर कॉल्ड। मतलब कह रहा था कि सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे, क्योंकि एक्सप्रेसवे भारत में सड़कों का उच्चतम वर्ग है। ये 6 से लेकर के 6 से लेकर के 8 लेन वाली सड़कें होती हैं, जहां प्रवेश और निकास बिल्कुल नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड एक्सेस होते हैं, ताकि वाहन जो है बिना रुके तेज गति से चल सके। नेशनल हाईवे जो है इससे एक स्तर नीचे होता है, यानी कि सबसे बेस्ट रोड है आपका एक्सप्रेसवे, दूसरे नंबर पे आपका नेशनल हाईवे आएगा। बाकी एयरवेज और वाटरवे का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 17वां प्रश्न कह रहा था कि सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, वन माई हेड आई हैव ए क्रेस्ट, ऑल सेज आई डांस द बेस्ट ऑफ माई फिदर्स एंड आई एम प्राउड आई एम। तो दोस्तों यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ये कह रहा है कि पहेली हल कीजिए, सिर पर मेरे ताज हैं, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूं। तो यहां दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके बारे में? मोर, पीकॉक, पीकॉक मोर। क्योंकि यहां पहेली के जो संकेत है कि सिर पर ताज है, सिर पर ताज है यानी कि कलगी यानी कि क्रेस्ट, सुंदर नाच जो वर्षा में नृत्य होता है, और पंखों पर नाच, ये अब क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक है। आगे 18वां प्रश्न है कि विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज, यानी कि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? दे कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल सप्लीमेंट, इनको केवल कृत्रिम संपूरकों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड कहता है कि देयर डेफिशिएंसी कॉजेज वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, मतलब कि इनकी कमी या अभाव से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। थर्ड कह रहा था कि दे आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमंस इन स्मॉलर अमाउंट, यानी कि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है।
फोर्थ कह रहा है कि दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फूड आइटम्स, यानी कि ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। क्योंकि देखिए माइक्रो भोजन के घटक को दो भागों में बांटा गया है, एक है माइक्रो, एक है आपका MACRO मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है बृहद यानी कि ज्यादा, और एक होता है आपका माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म यानी कि कम। तो मैक्रो में आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये क्या है? ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। और माइक्रो में क्या चाहिए? विटामिन और खनिज। तो इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, मिलीग्राम में चाहिए रहता है। लेकिन ये जो विटामिन हैं ये रोगों से लड़ने और शरीर की क्रियाओं के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन्वायरमेंटल स्टडी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये कह रहा था कि इट इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। बी कह रहा है कि इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया विच इंक्लूड कॉन्सेप्ट इन ए वेरियस फॉर्म, यानी कि यह विभिन्न रूपों में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। सी कह रहा है कि इट इज एन एरिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट्स, मतलब कि यह जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। डी कह रहा है कि इट इज एन एरिया ऑफ इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल डिफिशियंसी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब कि यह जैविक और अजैविक घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता और अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र होता है। ई कह रहा है कि इट इज द प्रायर प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट ऑफ अपर प्राइमरी क्लासेस, यानी कि यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषयों की पूर्व तैयारी है। तो यहाँ कौन से कथन जो है इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है? तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ए, बी और सी। क्यों? डी, ई गलत होगा, क्यों? ध्यान दीजिएगा। देखिए एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा है, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन कोई एक अकेला विषय नहीं है, इसमें विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण शिक्षा, ये तीनों मिलाकर के सब्जेक्ट बनाया गया है, ईवीएस। और यह जो है बायोलॉजिकल और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के, यानी कि यह जो है इन्वायरमेंटल स्टडी, यह जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच की एक अंतःक्रिया को समझाता है। तो यहाँ पे आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा, बाकी डी और ई जो है आपका यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर पे अगला प्रश्न है कि थीम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस हेल्प्स इन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। तो यह सहायक होती है आपका एक्सेसिंग नॉलेज हॉलिस्टिकली, यानी ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिंग नॉलेज हॉलिस्टिकली, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में, देखिए ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है, ईवीएस का पाठ्यक्रम विषयों के बजाय थीम जैसे कि परिवार, भोजन, जल, आवास, इन सब चीजों पर आधारित होता है। तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो किसी टॉपिक पर नहीं है, वो थीम पर आधारित है। और इसका उद्देश्य यह है कि बच्चा भोजन को केवल विज्ञान यानी कि विटामिन के रूप में न देखे, बल्कि उसे संस्कृति यानी कि त्योहार, जैसे भूगोल में फसल और अर्थशास्त्र में कीमत से जोड़ करके समग्र रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। हॉलिस्टिकली यानी कि उसके त्योहारों से जोड़ करके उसको जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि which of the following statement explain the nature of CCE, अर्थात कह रहा है कि कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को
कौन से जो कथन है वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। तो यहां दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंस्ट्रक्टिवली, और डी, असेसमेंट फॉर लर्निंग इंस्टीड ऑफ असेसमेंट ऑफ व्हाट हैज बीन लर्नड। मतलब क्या है कि यह जो है रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव यानी कि यह सीखने के दौरान सुधार का भी मौका देती है सतत और व्यापक मूल्यांकन में, और डी यानी कि यह सीखने के लिए आकलन पर जोर देता है, न कि केवल यह जांचने पर कि बच्चे ने रट कर कितना याद किया है। तो यह जो प्रक्रिया है इस पर केंद्रित होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इंस्टीड ऑफ असेसमेंट ऑफ व्हाट हैज बीन लर्नड। ऑप्शन नंबर आपका सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सीसीई इन ईवीएस स्टैंड फॉर, ईवीएस में सीसीई का क्या अर्थ है? ईवीएस में सीसीई का क्या अर्थ है? यहां दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत यानी कि साल भर चलने वाला मूल्यांकन, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक। तो इसमें व्यापक में शैक्षिक और स्वशैक्षिक यानी कि स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, जैसे कि शैक्षिक गतिविधियां और जैसे को स्कॉलिस्टिक मतलब कि खेल, कला, व्यवहार दोनों पक्ष शामिल होते हैं। तो सीसीई का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ईवीएस में सीसीई का मतलब होता है, जो कि बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ उसके खेल, कला और व्यवहार के भी ज्ञान को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस। मतलब कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? ये कह रहा है कि टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, भाषाएं और विवरण प्रदान करना। बी करेक्ट, टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवार्ड्स करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज, मतलब कि मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सी कह रहा है कि टू जनरेट सिचुएशन टू इंटरैक्ट विथ इन्वायरमेंट एंड एक्वायर नॉलेज बाय सेल्फ, मतलब कि परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थितियां बनाना। और डी कह रहा है कि टू डेवलप द एफिशिएंसी टू रिमूव द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब कि पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता को विकसित करना। तो यहाँ से पर्यावरण अध्ययन के जो मुख्य उद्देश्य होंगे वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी, क्योंकि पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना बिल्कुल सही है, बच्चों को अपने परिवेश को खोजने और ज्ञान बनाने का मौका देना बिल्कुल सही है, और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना डी बिल्कुल सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि परिभाषाएं और विवरण, डिफिनीशन और डिस्क्रिप्शन केवल रटाना ईवीएस का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। एनसीएफ जो है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है रटने पर बिल्कुल भी जोर नहीं देता है, यानी कि रटने का वो विरोध करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, बी, सी और डी। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इन ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल एज ए कॉन्सेप्ट इज मीन टू इंक्लूड, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। फर्स्ट कह रहा है कि फिजिकल इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। सेकंड कह रहा है कि बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, यानी कि जैविक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। थर्ड फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, अर्थात भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। फोर्थ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लाइफ प्रोसेस एंड सिस्टम्स। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, यानी कि जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जैविक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। क्यों? क्योंकि पर्यावरण केवल पेड़ पौधे या पहाड़ या नदी नहीं है, इसमें मनुष्य के द्वारा बनाए गए रिश्ते, संस्कृति, त्योहार और समाज भी शामिल है।
तो ईवीएस इन तीनों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जैविक, भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि while waiting for the school bus, Mona was asking her son Jay's fact and definitions for the EVS test to be held today. Which statement are big barrier for learning of Jay's? मतलब कह रहा है कि सुबह जो है स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयेश के सीखने में बड़ी बाधाएं बनेंगी? ये कह रहा है कि मोना इज हेल्पिंग जयेश बाय डूइंग सो बिकॉज बाय रिवाइजिंग जयेश विल लर्न फैक्ट एंड डिफिनेशन बाय हार्ट। मतलब कि ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। बी, मोना इज हेल्पिंग जयेश बाय डूइंग सो बिकॉज फैक्ट एंड डिफिनेशंस आर लर्नड बेटर इन द मॉर्निंग आवर्स। मतलब कि ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। सी कह रहा है कि मोना इज मेकिंग जयेश एनेक्सियस बाय आस्किंग फैक्ट्स एंड डिफिनेशन इंस्टीड ऑफ नर्चरिंग नेचुरल क्यूरियोसिटी। मतलब कि ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। और डी कह रहा है कि मोना इज मेकिंग जयेश एनेक्सियस बाय आस्किंग फैक्ट एंड डिफिनेशंस इंस्टीड ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस स्किल्स। मतलब कि ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। तो मोना अपने बेटे जयेश को तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी, इसमें से कौन से कथन जो है उसको सीखने में बाधा डाल रहा है? तो यहाँ पे बाधा जो डाल रहा है वो बाधा है आपका 4, ए और बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मोना को तथ्यों और परिभाषाओं को रटवाना और पूछना बिल्कुल गलत शिक्षण तरीका है। बाकी आपका ए और बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। बाकी सी और डी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है, सी में क्या है, देखिए सी और डी में क्या हो रहा है, इससे क्या होता है, बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा मर जाती है और वह चिंता में आ जाता है। और डी कह रहा था कि मोना इज मेकिंग जयेश एंग्जियस, इसमें क्या होता है कि यह जो है रटने पर जोर देता है, जिससे कि प्रक्रिया कौशल जो प्रोसेस स्किल है, जैसे कि अवलोकन करना, विश्लेषण करना, इसका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए कथन सी और डी जो है वह बाधाओं का निर्माण कर रही है। बाकी ए और बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इन केस ऑफ प्लांट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि पौधों के बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्लांट प्रिवेंट्स सॉइल इरोशन, मतलब कि पौधे जो है वो भूक्षरण को रोकते हैं। बी, डेड लीव्स यूज फॉर फर्टिलाइजर्स, यानी कि मृत और सूखी पत्तियां उर्वरक और कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। सी, एनिमल्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर प्लांट्स, मतलब कि पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। डी, प्लांट प्रोवाइड्स अस सीड्स सम ऑफ विच कैन बी ईटेन, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी। ए एंड डी, क्योंकि ए सही होगा इसलिए क्योंकि पौधों की जड़ें जो है वो मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, जिससे कि मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन रुकता है। और डी सही इसलिए है क्योंकि पौधे हमें बीज और फल और अनाज देते हैं, तो ये भी सही है। बाकी बी और सी गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि गिरी हुई पत्तियां सड़कर जो है वो खाद बनती हैं। क्या होती हैं? सड़कर खाद बनती हैं। और सी जो है वो गलत क्यों होगा? क्योंकि जानवर पौधों का आश्रय नहीं देते, बल्कि पौधे जो है वो जानवरों को आश्रय देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा था कि
पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर रोल्स आर मेंशन बिलो, द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज, यानी पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। फर्स्ट कह रहा है कि रूट, फर्स्ट कह रहा था कि रूट्स कनेक्ट्स द प्लांट टू द लीव, यानी कि जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ती है। सेकेंड, फ्रूट्स हेल्प इन पोलिनेशन, यानी कि फूल जो है परागण में सहायता करते हैं। थर्ड, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। और फोर, लीव सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, क्योंकि फूल जो है, फूल का मुख्य कार्य प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। इसमें नर और मादा भाग होते हैं जो बीज और फल बनाते हैं। पहला गलत होगा क्योंकि तना जोड़ता है। सेकंड जो है आपका गलत होगा क्योंकि फल बीजों की सुरक्षा करता है। और परागण जो है कीड़े हवा करते हैं, परागण जो है वो कीड़े या हवा से होते हैं। चौथा गलत इसलिए होगा क्योंकि पत्तियां भोजन बनाती हैं, सहारा जो है वो तना देता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे केवल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा था कि ईवीएस टेक्स्ट बुक इज, ईवीएस का जो टेक्स्ट बुक है वो क्या करता है। तो ईवीएस का जो टेक्स्ट बुक है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ए चाइल्ड सेंटर्ड और कम्युनिटी सेंटर। क्योंकि एक अच्छी ईवीएस पुस्तक जो है वो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर होती है, जो कि बच्चे के अनुभव को महत्व देती है। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटर इसलिए होता है समुदाय केंद्रित, क्योंकि यह बच्चों को अपने समुदाय यानी कि बड़े, अपने से बड़ों और परिवेश से सीखने के प्रेरित करती है। यानी कि विषय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, बल्कि कम्युनिटी बेस होती है। तो आपका ए और डी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वाइल टीचिंग फूड्स टू क्लास 5 स्टूडेंट, रुक्मिनी मेड द स्टूडेंट ईट चाट ए पॉपुलर फूड। शी आस्क्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट एंड गेस द इंग्रेडिएंट्स यूज इन द चाट। दिस अप्रोच डेवलप विच प्रोसेस स्किल। रुक्मिणी ने विद्यार्थियों को चाट खिलाया और उसके बाद उससे पूछा कि तुमको इसका टेस्ट कैसा लगा और इसमें तुम ये पता लगाओ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट मिले हैं वो क्या क्या मिले थे इस चाट में, और ये सब चीजें करके वो किस प्रकार के कौशल को विकसित करना चाह रही है। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ऑब्जर्वेशन स्किल, यानी कि अवलोकन कौशल। क्योंकि विज्ञान में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपनी पांचों इंद्रियों यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, इन पांचों इंद्रियों का उपयोग करके जानकारी को एकत्रित करना है। और जब बच्चे चाट को खा करके सामग्री का अनुमान लगा रहे हैं तो वे अपनी स्वाद इंद्रियों के माध्यम से सूक्ष्म अवलोकन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। द स्किल्स डेवलप बाय स्टूडेंट व्हेन दे कंडक्ट द एक्टिविटी व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स आर। विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है, इसमें क्रियाकलाप संचालित करते समय किन कौशलों का विकास होता है। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी, डिस्कशन। थर्ड, इंटरवीविंग, क्वेश्चनिंग एंड कोऑपरेशन। थर्ड, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस। फोर्थ, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो यहाँ दोस्तों क्या तैरता है और क्या डूबता है, इसको पता लगाने के लिए हम थर्ड जो है ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग और एनालिसिस, यानी कि प्रेक्षण, अभिलेखन और विश्लेषण क्या है, क्यों, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है और इसकी प्रक्रिया जो है बिल्कुल प्रोसेस क्रम से होती है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन करना यानी कि प्रेक्षण करना, बच्चा देखता है कि वस्तु पानी में क्या कर रही है। फिर सेकंड जो है रिकॉर्डिंग यानी कि अभिलेखन, इसमें बच्चा अपनी कॉपी में नोट करता है कि कौन तैर रहा है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जा रही है। फिर थर्ड एनालिसिस कर रहा है यानी कि विश्लेषण कर रहा है
तब बच्चा जो है सोचता है विश्लेषण करते समय कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि अगर वस्तु भारी है तो वो डूब जाएगा और हल्का हुआ तो पानी में तैरेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग और एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आपका ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन पेपर फर्स्ट प्राथमिक लेवल के लिए 30 नंबर के बेहद ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को मैं लेकर के आया था, जो कि आपके लेटेस्ट एनसीईआरटी बेसिस पर आधारित प्रश्न थे। और इसी एनसीईआरटी बेसिस पर ही आपके जो है ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो सीटेट का जो परीक्षा आपका फरवरी में होने वाला है, उस परीक्षा के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा, रामबाण साबित होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। बस ध्यान से आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक